Hello students, welcome to the new video lecture of module 2 business communication subject. My name is Dipandi Mishra and I am teaching you module 2 from business communication. So till now we have completed certain topics like group communication, initial group goals. We have completed negotiation, conflict. Also we have completed 50% of the group decision making. And I have told you that in the next, since I have told you in the previous video lecture that in this video lecture we'll start from the group decision making processes. So without delaying, let us get started with the topic. So we have studied about group decision making. We have also studied that there are basically two mode of decision making: consensus mode and majority vote. Then we have studied about the process of group decision making. We have also studied about how do groups make decisions. Then we have studied about advantages and disadvantages of group decision making process. Now in this video lecture, we'll study about the techniques of group decision making. The techniques involved in group decision making are brainstorming, nominal group technique, Delphi technique and consensus mapping. So जब हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग करते हैं तो हमने यहाँ पे ये देखिए प्रोसेस में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि जो आपका सॉरी हमने यहाँ पे पढ़ा था कि हम अलग अलग ऑल्टरनेटिव डेवलप करते हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं और फाइनली उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव आ रही है किसी भी प्रॉब्लम के लिए, ये ऑल्टरनेटिव कैसे आता है, उसका अपना प्रोसेस होता है। उन ऑल्टरनेटिव को फाइंड आउट करने का प्रोसेस, उस ऑल्टरनेटिव को चेक करने का प्रोसेस और फाइनली सबसे सूटेबल ऑल्टरनेटिव को अप्लाई या इम्प्लीमेंट करवाने का प्रोसेस। तो इसके लिए हमारे पास टेक्निक होती है जो कि है ब्रेनस्टॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, डेल्फी टेक्निक एंड कंसेंसस मैपिंग। वन बाय वन हम इसको पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। First one is brainstorming. Now, originally adopted by Alex Osborne in 1938 in an American company. Basically, it has been originated in America by Alex Osborne in 1938. It is one of the very important technique of problem solving. So it is important to know that from where it has been originated. Then according to him, brainstorming means using the brain to storm the problem. मतलब कि अपने ब्रेन को अच्छे तरीके से यूज करना और उसमें सारे ख्यालों, जितने भी आपके पास थॉट्स हैं, आइडियाज हैं, उनको उनका एक स्टॉर्म क्रिएट करना जिसके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच पाए, ये हमारा होता है ब्रेनस्टॉर्मिंग। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अपने दिमाग में हर आइडिया, उस प्रॉब्लम से रिलेटेड हर आइडिया को लाके उसको उस पर बहुत गहन अध्ययन करना, ये आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। तो बेसिकली देयर आर 4 गाइडलाइंस ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग। जनरेट एज मैनी आइडियाज एज पॉसिबल। जितने भी आइडियाज आप जनरेट कर सकते हैं उतने आइडियाज जनरेट करिए और उसको प्रेजेंट करिए। मतलब कि अगर मान लीजिए आपसे कहा गया कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये कहा गया कि हम किसी स्टूडेंट के किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट, सपोज मैथमेटिक्स को हम किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, तो अब इसके लिए किसी के पास बहुत सारे आइडियाज आ सकते हैं कि हम उसके लिए ट्यूशन लगवा सकते हैं, हम उसको किसी कोचिंग सेंटर में भेज सकते हैं, हम उसको स्कूल में ही उसके फैकल्टी से बोल सकते हैं कि उसके ऊपर स्पेशल अटेंशन पे करें, या हम ये बोल सकते हैं कि उसके लिए हम एक बहुत अच्छी वर्कबुक लाएंगे और हम खुद उस पर हम पेरेंट्स से बोलेंगे कि वो उस पर ध्यान दें और उसको वो वर्कबुक सॉल्व करवाएं जिससे उसकी मैथ्स अच्छी हो। तो देर आर, मतलब मैं कहने का मतलब है कि बहुत सारे आइडियाज आ रहे हैं, तो आपको किसी प्रॉब्लम के लिए एज मैनी आइडिया एज पॉसिबल वो सारे आपको लाने होते हैं और यहाँ पे एक्सप्रेस करना होता है। बी क्रिएटिव, फ्री व्हीलिंग एंड इमेजिनेटिव। इमेजिनेटिव होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इमेजिनेशन करेंगे, जब आप क्रिएटिव होंगे, तब आप किसी भी प्रॉब्लम के नए सॉल्यूशन पे जाएंगे। देखिए ट्रेडिशनल तरीका तो बहुत होता है किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का, लेकिन इफेक्टिव वही होता है जो नया होता है, लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है, लेस मनी कंज्यूमिंग होता है। तो आपको बहुत क्रिएटिव होना पड़ेगा, बहुत इमेजिनेटिव होना पड़ेगा और उन सारे इमेजिनेशंस को प्रेजेंट करना होगा और उस तरीके से आइडियाज को जनरेट करना होगा। बिल्ड अप, पिगी बैंक, एक्सटेंड और कंबाइन अर्लियर आइडियाज। अब क्या करना है, जितने आइडियाज आने थे उतने आइडियाज आ गए,
ये आइडियाज़ आप बहुत ही क्रिएटिव होके, बहुत ही इमेजिनेटिव होके आपने सोचे और प्रेजेंट किए। जो पुराने आइडियाज़ थे उनको अब यहाँ पे कंबाइन कर लिया जाएगा आपके नए आइडियाज़ के साथ। और विथहोल्ड क्रिटिसिज्म ऑफ अदर्स आइडियाज़, और जैसे बाकी लोगों को बिल्कुल फ्रीडम दी जाएगी कि अगर उनको क्रिटिसाइज करना है इस आइडिया को तो वो क्रिटिसाइज करें, क्योंकि देखिए क्रिटिसिज्म होगा तो हम उसके सॉल्यूशन पे आएंगे, उसको उस क्रिटिसिज्म को ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो जब हम हमारे पास कई बार क्रिटिसिज्म आएगा, हम उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे, उसके लिए नए नए स्टेप्स, नई नई चीज़ें डेवलप करेंगे, नई नई टेक्निक्स डेवलप करेंगे, तो उतना ज़्यादा ही हमारा आइडिया स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जितनी क्रिटिसिज्म को फेस करके उसको ओवरकम करेगा, उसका एक सॉल्यूशन खोजेगा, उतना ज़्यादा हमारा जो आइडिया है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो पहले हमने क्या किया, जितने आइडियाज़ हैं उनको प्रेजेंट किया। फिर हमने क्या किया, बहुत ही इमेजिनेटिव और बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इन आइडियाज़ को प्रेजेंट किया। फिर हमने जितने पुराने आइडियाज़ हमारे पास थे जो अच्छे थे, उनको अपने नए आइडियाज़ के साथ कंबाइन किया। और लास्ट में हमने सारे के सारे क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए, ओवरशैडो करते हुए, ओवरकम करते हुए एक बहुत ही अच्छे आइडिया के साथ हम आए। Now, there are two underlying principles in brainstorming. First one is deferred judgment, by which all ideas are encouraged without criticism. तो पहले सबसे पहले जो है वो आपको जजमेंटल नहीं होना है और आपको आइडियाज़ को वेलकम करना है, सो दैट जितने भी आइडियाज़ हैं वो encouraged हों प्रेजेंट करने के लिए। एंड सेकेंड इज क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी। क्वांटिटी ब्रीड्स क्वालिटी का मतलब ये एक प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग काम करता है। जितने ज़्यादा लोग अपने आइडिया को प्रेजेंट करेंगे उतनी सारी चीज़ें हमें पता चलेंगी। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हम एग्जाम्पल के लिए अगर ये बोलें कि किसी स्टूडेंट के किसी सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है, से मैथ्स, तो उसके लिए क्या क्या सॉल्यूशन हो सकता है, तो मैंने आपको 4 सॉल्यूशन बताए। कोई और अगर मेरे साथ होता तो वो भी 4 सॉल्यूशन बताता, कोई और होता तो वो भी 4 सॉल्यूशन बताता। इस तरीके से हमारे पास 4 सॉल्यूशन की जगह पे 8, 12, 16, 20 सॉल्यूशन हो सकते थे, और उसमें से जो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन होता हम उसको चूज करते। तो यहाँ पे यही बात कही जा रही है कि जितनी ज़्यादा आइडियाज़ हमारे पास आते जाते हैं उतना ही क्वालिटी वाइज हमारा जो सॉल्यूशन है वो अच्छा होता जाता है, इम्प्रूव करता जाता है। ठीक है। What are the advantages of brainstorming? First one is it is useful for simple and well defined problems. जो simple problems होते हैं और जो problems बिल्कुल well defined होते हैं उनके solution को खोजने के लिए brainstorm बहुत help करता है। And second one is it stimulates creativity, और creativity यहाँ हमेशा welcome की जाती है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के नए नए टेक्निक्स, क्रिएटिव एंड इमेजिनेटिव टेक्निक्स को यहाँ पे हमेशा वेलकम किया जाता है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने देखा कि ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जब भी हम ग्रुप में डिसीजन मेकिंग करते हैं तो उसको कैसे डिसीजन लेते हैं, कुछ टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक होती है ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम क्या करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम जितने ज़्यादा आइडियाज़ होते हैं उतने ज़्यादा आइडियाज़ को वेलकम करते हैं और बहुत ही इमेजिनेटिव और क्रिएटिव वे में लोगों को एनकरेज करते हैं अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने में। अब जो हमें नए आइडियाज़ पसंद आते हैं हम पुराने आइडियाज़ के साथ उनको इंटीग्रेट करते हैं और जितने भी क्रिटिसिज्म होते हैं इस आइडिया पे उसको फेस करने की कोशिश करते हैं, उसको ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। फिर फाइनली हम एक सॉल्यूशन, एक कंक्लूजन पे आते हैं। ओके, दिस इज ब्रेन स्टॉर्मिंग। नाउ द सेकेंड टेक्निक इज नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जिसको हम एनजीटी भी कहते हैं। A nominal group exists in name only and the member have minimal interaction prior to making decisions. अब यहाँ पे nominal group exist मतलब जैसा कि आपको नाम बता रहा है nominal group technique। जो nominal group होता है इसके जो members होते हैं इनका आपस में कोई भी interaction नहीं होता है। जैसे कि आपको पिछले वाले में क्या देखा हमने कि सब अपने आइडियाज़ को रख रहे थे और उस आइडिया के हिसाब से उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा था। फिर उस क्रिटिसिज्म को हम ओवरकम करने की कोशिश कर रहे थे और अपने आइडिया को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना रहे थे। अब यहाँ पे जो नॉमिनल ग्रुप है, यहाँ पे हम जो ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होता एक दूसरे से, या फिर बहुत ही मिनिमम इंटरेक्शन होता है। प्रोसेस क्या होता है इसका, पहला स्टेप होता है मेंबर्स ब्रॉट टुगेदर एंड प्रेजेंटेड द प्रॉब्लम्स। मेंबर्स को बुलाया जाता है और उनको प्रॉब्लम के बारे में बताया जाता है। Each member develops solution ideas independently and writes them on card. हर member उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उनको जो सॉल्यूशन समझ में आ रहा है उसको वो कार्ड पे लिख के और सबमिट कर देते हैं।
ऑल प्रेजेंट देयर आइडियाज इन अ राउंड रॉबिन प्रोसीजर। राउंड रॉबिन प्रोसीजर का मतलब क्या होता है, टाइम स्लॉट्स दिए जाते हैं हर एक मेंबर को उस ग्रुप के, और सर्कुलर ऑर्डर में उनसे पूछा जाता है कि वो क्या क्या सॉल्यूशन बताना चाहते हैं। ओके, सो टाइम स्लाइसेस आर असाइंड टू ईच पर्सन इन इक्वल पोर्शन, सबको इक्वल टाइम मिलता है। जैसे 5 मिनट अगर किसी को दिया गया है तो 5 मिनट सबको दिया जाएगा। एंड इन सर्कुलर ऑर्डर, मतलब एक के बाद एक सबका, सबकी बारी आए, सबकी सबको चांस मिले अपने ओपिनियन को प्रेजेंट करने के लिए, इसलिए सर्कुलर ऑर्डर हम फॉलो करते हैं। हैंडलिंग ऑल पर्सन विदाउट प्रायोरिटी, सारे के सो दैट हम सबके पॉइंट ऑफ व्यू को सुन पाए, किसी को कहीं ऐसा ना हो कि हम किसी को प्रायोरिटी दे रहे हैं किसी को प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं। तो हैंडलिंग ऑल द पर्सन विदाउट प्रायोरिटी, दिस इज ऑल्सो नोन एज साइक्लिक एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सभी को, सभी मेंबर्स जो है वो अपने आइडियाज को, उनको डेफिनेट टाइम स्लॉट दिया जाता है, वो उस टाइम पीरियड में आके, उस ड्यूरेशन में आके अपने आइडिया को प्रेजेंट करते हैं और सभी को मौका दिया जाता है बोलने का। ब्रीफ टाइम इज अलॉटेड टू क्लैरिफाई आइडियाज आफ्टर द प्रेजेंटेशन बाय ऑल। उसके बाद जब सभी प्रेजेंट कर लेते हैं अपने अपने आइडियाज को, तो एक थोड़े से टाइम में सारे आइडियाज को क्लैरिफाई किया जाता है। Then, group members individually rank their preference for the best alternatives by secret ballot. अब ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं उनके पास जो भी ऑल्टरनेटिव आता है, उनको जो भी ऑल्टरनेटिव दिया जाता है, उसमें से उनको बेस्ट ऑल्टरनेटिव कौन सा लगता है उसको वो उस सीक्रेट बैलेट पे लिख देते हैं। सीक्रेट बैलेट मतलब आपने देखा होगा जब ओल्ड टाइम में, मतलब पहले के टाइम में जब आप देखते होंगे कि वोटिंग होती थी, तब जब ये आपकी ईवीएम मशीन्स नहीं हुआ करती थी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं हुआ करती थी, तो वहाँ पे आपने देखा होगा एक डब्बे टाइप का स्ट्रक्चर होता था। वहाँ पे आप जो आप जिसको आप वोट देना चाहते हैं, आप उस पार्टी का नाम लिख के और उसको लेटर के फॉर्म में आप उस बॉक्स में डाल दिया करते थे, और पता भी नहीं चलता था किसने किसके लिए वोट किया है। तो वो सीक्रेट बैलेट होता है। तो यहाँ पर भी हम यही काम कर रहे हैं कि जब हमने सबके आइडियाज को सुन लिया तो हमने एक ब्रीफ टाइम में क्लैरिफाई कर दिया सबके आइडियाज को, और उसके बाद ग्रुप मेंबर्स से बोला कि आपको जो भी बेस्ट ऑल्टरनेटिव इसमें लग रहा हो उसको रैंक करिए। वो उसको रैंक करते हैं, और उसके बाद जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिले होते हैं उसको हम बेस्ट अनाउंस करके रैंक में उसको, मतलब उसी हिसाब से हम रैंकिंग कर देते हैं, और उसके बाद उसी बेस्ट, सबसे ज़्यादा, सबसे मेजॉरिटी चोजन ऑल्टरनेटिव जो होता है उसी को हम अप्लाई करवा देते हैं, इम्प्लीमेंट करवा देते हैं। ये आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है। तो बेसिकली नॉमिनल ग्रुप टेक्निक क्या है, वो टेक्निक है जिसमें जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स होते हैं उनका आपस में इंटरेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल मिनिमम इंटरेक्शन होता है। प्रोसेस क्या होता है, सारे मेंबर्स को एक साथ बुलाया जाता है और उनको प्रॉब्लम बताया जाता है। उनको जब प्रॉब्लम बता दिया जाता है तो उनको एक कार्ड दिया जाता है, और उस कार्ड पे अपने सॉल्यूशन को लिखने को बोला जाता है। वो उस कार्ड पे अपने सॉल्यूशन को लिखते हैं, जो भी सॉल्यूशन को सूटेबल लगता है, जो उनके दिमाग में आइडिया आ रहा है उसके हिसाब से, और मतलब इंडिपेंडेंटली वो इस आइडिया को लिखते हैं, किसी के अफेक्ट में आके नहीं लिखते, किसी के इन्फ्लुएंस में आके नहीं लिखते हैं। उसके बाद फिर सबको मौका दिया जाता है अपने अपने आइडिया को प्रेजेंट करने का। सभी अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद थोड़े से टाइम पीरियड में इन सारे आइडियाज़ को क्लैरिफाई किया जाता है और ऑल्टरनेटिव्स के फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, और ग्रुप के मेंबर जो है वो इन ऑल्टरनेटिव्स में से रैंक करते हैं कि कौन सा उनको सबसे प्रायोरिटी बेसिस पे पसंद आया है, कौन सा सेकंड प्रायोरिटी है, कौन सा थर्ड ऑप्शन होगा। इस तरीके से वो उसको रैंक करते हैं, और लास्ट में जिस ऑल्टरनेटिव को सबसे ज़्यादा वोट्स मिले रहते हैं, जिसको सबसे अच्छी रैंकिंग दी जाती है, वही डिसीजन लिया जाता है। ये होता है आपका नॉमिनल ग्रुप टेक्निक। देन कम्स, इसके कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग होता है। देखिए, जो आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग था उसमें कोई सॉल्यूशन आता था, उसको हम प्रेजेंट करते थे, कोई इसको क्रिटिसाइज करता था, फिर हम उसको ओवरकम करने के लिए फिर से डिसीजन लेते थे, फिर से डिस्कशन करते थे, तो वो बहुत टाइम ले लिया करता था। बट ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली, सॉरी, एनजीटी बेसिकली, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक बेसिकली बहुत ही लेस टाइम कंज्यूमिंग है। इन्फ्लुएंस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप मेंबर्स ओवर अदर्स इज मिनिमाइज्ड। अब यहाँ पे जैसे कि सीक्रेट बैलेट के थ्रू वोटिंग हो रही थी, तो यहाँ पे किसी भी ग्रुप मेंबर, जो भी डोमिनेंट ग्रुप मेंबर है, उसके इन्फ्लुएंस का कोई फायदा नहीं होगा।
किसी को डर नहीं है तो यहाँ पे आराम से काम हो पाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ बोथ क्रिएटिविटी एंड इंडिविजुअल क्रिएटिविटी। अब देखिए यहाँ पे ग्रुप क्रिएटिविटी एज वेल एज इंडिविजुअल क्रिएटिविटी, दोनों ही चीज़ें हम देख सकते हैं। इंडिविजुअल वे में भी लोग अपने आइडिया को प्रेजेंट कर रहे हैं और बाद में एक एक करके उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, तो उन सारे आइडियाज़ को रैंक किया जा रहा है। तो इंडिविजुअल क्रिएटिविटी और ग्रुप क्रिएटिविटी दोनों को ही एनकरेज किया जा रहा है। एंड इक्वल पार्टिसिपेशन, सिंस सभी को इक्वल टाइम स्लॉट मिला है, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिली है अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करने की, इसी वजह से सब इक्वल पार्टिसिपेशन है सारे मेंबर्स का इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। बट इसमें डिसएडवांटेजेस क्या है? मेंबर्स डू नॉट हैव अपॉर्चुनिटी टू बेनिफिट फ्रॉम क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है कि जैसे जो आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग था उसमें आपको याद होगा कि पुराने आइडियाज़ को भी हम इंटीग्रेट कर लिया करते थे और एक बेटर ऑल्टरनेटिव के साथ आते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ नहीं होता है, सबका इंडिविजुअल बेसिस पे आइडियाज़ होता है, वही ऑल्टरनेटिव होता है, उसी ऑल्टरनेटिव में से सबको चूज करना पड़ता है। तो ये एक डिसएडवांटेजेस है यहाँ पे कि क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ आइडियाज़ नहीं होता है, 2 से 3 आइडिया को इंटीग्रेट करके एक नया अच्छा आइडिया यहाँ पे नहीं निकाला जाता है। ओके, दिस इज द disadvantage of NGT. Now the third technique is Delphi technique. Delphi is a place where the ancient Greeks used to pray for information about the future. In this technique, members selected are experts and scattered over large distances, having no face-to-face interaction for decision making. The effectiveness of the technique depends on the adequate time, participants' expertise, communication skills and motivation of the members. तो यहाँ पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि जो डेल्फी पहले एक प्लेस है जहाँ पे जो ग्रीक्स थे वो जाते थे, इकट्ठा होते थे प्रेयर करने के लिए, अपने फ्यूचर के बारे में जानने के लिए। तो उस वहीं से डिराइव हुआ है, क्योंकि कुछ हद तक हम भी एक प्रोबेबल सॉल्यूशन खोजने की कोशिश करते हैं डेल्फी टेक्निक से। तो डेल्फी टेक्निक में क्या हो रहा है? इन दिस टेक्निक जो भी लोग एक्सपर्ट हैं अपने एरिया के, वो सब अलग अलग एरिया में स्कैटर्ड होते हैं। मतलब कोई इंडिया में है, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई इंग्लैंड में है, ये सभी अपने 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 फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। इनका आपस में फेस टू फेस कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है और डिसीजन मेकिंग के लिए, और इनको हम टाइम देते हैं और ये अपने टाइम पे अपने एक्सपर्टीज को यूज करके, अपने कम्युनिकेशन स्किल को यूज करके एक प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ आते हैं। प्रोसेस क्या होता है इसका? The problem is identified and a set of questions या a questionnaire are built relating to the problem. तो मतलब यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और एक सेट ऑफ क्वेश्चंस हमने बनाया जो कि प्रॉब्लम से रिलेटेड है। Experts in the problem area are identified and contacted to whom the questionnaire is sent. Questionnaire आपको पता होगा, आपने देखा भी होगा, जिसमें 10 to 50 to 100 questions होते हैं। क्वेश्चंस का पूरा सेट होता है और सारे आंसर्स आपको उसमें देने होते हैं। ओके, सो बहुत ही इजी होता है, यूजुअली मल्टीपल चॉइस टाइप का होता है, येस नो, हाईली एग्री, हाईली डिसएग्री, न्यूट्रल टाइप का ऑप्शन उसमें होता है, आपको उसमें से सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम उससे रिलेटेड क्वेश्चनायर बिल्ड करते हैं, क्वेश्चंस जिसमें होते हैं। उसके बाद जो आपके एक्सपर्ट्स हैं जो अलग अलग एरियाज में स्कैटर्ड हैं, आप उनके पास ये क्वेश्चनायर सेंड करते हो। They anonymously and independently answer the questions and send it back to the central coordinator. These responses are compiled and analyzed, and on their basis, a second questionnaire is developed, which is mailed back to the participating members to comment, suggest, and answer the questions, possibly generating new ideas. अब फिर क्या होता है कि जैसे इन लोगों ने अपने सॉल्यूशन को भेजा आपको, अब आप फिर से इनके सॉल्यूशन के साथ क्या करते हैं कि आप एक सॉल्यूशन पे आए, आपको लगता है कि किसी एक तरफ आपका आंसर इंक्लाइंड हो रहा है, आपने उसी तरफ, उसी डायरेक्शन में फिर से आपने क्वेश्चनायर बिल्ड करके फिर से इन लोगों को सेंड कर दिया क्वेश्चनायर, और फिर से ये उसको फिल करके आपको वापस से भेजते हैं।
The responses to this second questionnaire are compiled and analyzed, and if a consensus has not been reached, then a third questionnaire is developed, pinpointing the issue and unresolved areas of concern. The above process is repeated until a consensus is obtained, then the final decision is taken. उसके बाद जो हम अलग अलग लोगों को ये जो क्वेश्चनायर भेजते हैं, ये हम तब तक भेजते रहते हैं जब तक कि जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो किसी एक ऑल्टरनेटिव पे अग्री ना हो जाएं। जब सभी एक ऑल्टरनेटिव पे अग्री हो जाते हैं, एक कंसेंसस पे तैयार हो जाते हैं, तब हमारा ये जो रिपीटेटिव प्रोसेस है ये रुक जाता है और हम उसी ऑल्टरनेटिव को अप्लाई कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते हैं और इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। ओके, तो डेल्फी क्या है? डेल्फी एक टेक्निक है जिससे हम एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। इसके जो पार्टिसिपेंट होते हैं वो अलग अलग डिस्टेंस में स्कैटर्ड होते हैं और उनका आपस में फेस टू फेस कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है। अब जो आपका इफेक्टिवनेस है इस टेक्निक का वो डिपेंड करता है कि आपने किस किस एक्सपर्ट को चूज किया है क्वेश्चनायर फिल करने के लिए, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स क्या हैं, वो मोटिवेटेड हैं कि नहीं आपके क्वेश्चनायर को फिल करने को, और आपने एडिक्वेट टाइम लिया है कि नहीं, क्योंकि बार बार आपको क्वेश्चनायर भेजना होता है तो उसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन चाहिए अच्छा खासा। तो प्रोसेस क्या होता है इसका? प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर आप एक सेट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं और इन एक्सपर्ट्स को भेजते हैं। बाद में ये एक्सपर्ट्स उस क्वेश्चनायर को अनोनिमसली इंडिपेंडेंटली आंसर करते हैं और जो सेंट्रल कोऑर्डिनेटर है जिसने उनको क्वेश्चन भेजा है उनके पास ये अपने रिस्पॉन्स को सबमिट कर देते हैं। उसके बाद फिर सेकंड क्वेश्चनायर बनाया जाता है, जिस जो भी इन लोग का आंसर होता है, जो भी ऑल्टरनेटिव की तरफ ज़्यादा लोग इंक्लाइंड हैं उसको कंसिडर करके, और वापस इन लोग के पास क्वेश्चनायर भेजा जाता है। और ये क्वेश्चनायर तब तक भेजा जाता है अब रिजल्ट को कंपाइल कर करके जब तक कि सभी के सभी एक ही ऑल्टरनेटिव पे अग्री ना हो जाए, सारे एक्सपर्ट्स को कोई एक सॉल्यूशन, कोई एक ऑल्टरनेटिव सही ना लगने लगे। ओके, तो इस पूरे प्रोसेस को हम डेल्फी टेक्निक कहते हैं। इसके एडवांटेजेस ये होते हैं कि इट एलिमिनेट्स द इंटरपर्सनल प्रॉब्लम अमंग मेंबर्स को अगर आपस में कोई प्रॉब्लम है तो उनका इंटरेक्शन ही नहीं होता है आपस में, इस वजह से उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। Second one is efficient use of experts' time, adequate time for reflection and analysis by respondent, diversity and quantity of ideas generated. तो आप लोग जहाँ हैं वहीं पे उनको क्वेश्चन आया सेंड करो तो वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से टाइम लेके सोच के और चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स को कंसिडर करके उसके बाद अल्टीमेटली एक रिजल्ट पे आते हैं। तो दे हैव इनफ टाइम, दे कैन प्रॉपरली थिंक, दे कैन प्रॉपरली रिफ्लेक्ट एंड देन दे कैन कंक्लूड। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके? बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है। आपके पास सॉल्यूशन आया, आप उसको फिर से कंपाइल करिए, नया क्वेश्चन आया बनाइए, फिर से भेजिए, फिर से आपके पास सॉल्यूशन आया सबकी तरफ से, फिर से कंपाइल करिए, फिर से एक नया क्वेश्चन आया बनवाइए, फिर से भेजिए, तब तक भेजते रहिए जब तक सभी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्री ना हो जाए। तो इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स स्टेप। देन यहाँ पे बहुत कॉस्ट भी लगती है और बहुत ही टाइम भी कंज्यूम होता है। ओके, now the second is consensus mapping. So consensus mapping is here an attempt is made to arrive at a decision by pooling the ideas together generated by several task subgroups. अलग अलग task subgroups आपके बना दिए जाते हैं और उनके ideas का एक pool बनाया जाता है। ओके, ये बहुत ही पहले हम इसका प्रोसेस पढ़ लेते हैं, क्या इसका प्रोसेस होता है। इट बिगिंस विथ डेवलपिंग आइडियाज बाय अ टास्क सब ग्रुप। तो एक सब ग्रुप होता है जिसको कोई टास्क दिया गया है, वो कोई आइडिया जनरेट करता है। द फैसिलिटेटर एनकरेज पार्टिसिपेंट टू फर्दर डेवलप क्लस्टर्स ऑफ आइडिया। अब जो फैसिलिटेटर होता है वो और उन पार्टिसिपेंट्स को और भी ज़्यादा एनकरेज करता है कि आप और आइडियाज जनरेट करिए। द आइडियाज सो जनरेटेड आर डेवलप्ड एंड नैरोड इन स्मॉलर नंबर ऑफ आइडियाज। अब वो जो आइडियाज हैं उसमें से कुछ आइडियाज को हटा के फिर सारे के सारे जो आलतू फालतू आइडियाज होते हैं उनको हटा के और नंबर ऑफ आइडियाज को कम किया जाता है। दे आर कंसोलिडेटेड इनटू अ रिप्रेजेंटेटिव स्ट्रक्चर कॉल्ड स्ट्रॉमैन मैप which is further narrowed down to arrive at a mutually accepted solution। तो अब जैसे कि बहुत सारे आइडियाज इनके पास आ गए तो इसमें से ये सबकी सहमति से कुछ कुछ आइडिया हमेशा हटाते रहते हैं और एलिमिनेट करते 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 ये स्ट्रॉ की तरह फोकस्ड बिल्कुल उसी तरीके से एक पर्टिकुलर आइडिया पे आते हैं जो कि सभी को एक्सेप्टेबल होता है और सभी उस पर अग्री करते हैं।
तो हमने यहाँ पे देन कंसेंसस मैपिंग टेक्निक इज बेस्ट सूटेबल फॉर द प्रॉब्लम दैट आर, कौन किस प्रॉब्लम के लिए कंसेंसस मैपिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल है। देखिए, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम जिसमें बहुत सारी आइडियाज़ की ज़रूरत होती है, उन प्रॉब्लम्स के लिए जो मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स है जहाँ पे। देन हैव इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स, जिसमें इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स हैं बहुत सारे। इन्वॉल्व मैनी सीक्वेंशियल स्टेप्स इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, और जहाँ पे बहुत सारे स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो बेसिकली कंसेंसस मैपिंग में हमने क्या देखा, हमने देखा कि ये एक अटेम्प्ट होता है जिसमें बहुत सारे लोगों के आइडिया का एक पूल बनाया जाता है टुगेदर, और उसके बाद उससे हम एक ऑल्टरनेटिव पे आते हैं। अब प्रोसेस क्या होता है कि एक टास्क ग्रुप बनाया जाता है, उनको उनसे आइडिया लिया जाता है, उनको बोला जाता है कि आप आइडिया डेवलप करिए, फिर उनसे और भी ज़्यादा आइडियाज़ लिया जाता है, और जब काफ़ी आइडियाज़ हमारे पास हो जाते हैं तो उसमें से कुछ आइडियाज़ को हम एलिमिनेट करते 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 एक फोकस्ड और ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाते हैं जिसपे सभी के सभी अग्री कर रहे हों। दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ कंसेंसस मैपिंग। अब जो कंसेंसस मैपिंग है ये सबसे ज़्यादा कब सूटेबल होता है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स के लिए, या हैविंग इंटरकनेक्टेड रिलेशनशिप्स के लिए, या फिर इन्वॉल्विंग मैनी सीक्वेंशियल स्टेप इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि जो आपका ग्रुप डिसीजन मेकिंग होता है, ये इसके 4 टेक्निक होते हैं। ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसमें बहुत सारे लोग आके बहुत आइडियाज़ दे के देते थे, उनको क्रिटिसाइज़ किया जाता था और अल्टीमेटली हम एक सॉल्यूशन पे आते थे जिस पे सभी एग्री करते थे। देन नॉमिनल ग्रुप टेक्निक होता था, जहाँ पे मतलब जो ग्रुप है वो आपस में बहुत ही कम इंटरेक्शन करता था, अपने अपने आइडियाज़ को प्रेजेंट करता था, और उसके बाद उसमें से बेस्ट सूटेबल आइडिया को हम चूज़ करते थे। फिर डेल्फी टेक्निक थी आपकी। डेल्फी टेक्निक में हम ये देखते हैं कि हम किसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे अराइव आते हैं, अलग अलग एक्सपर्ट अलग अलग जो फील्ड के होते हैं उनको हम क्वेश्चन आए भेजते हैं बार बार जब तक कि सभी के सभी एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पे अग्री ना हो जाएं। और लास्ट है कंसेंसस मैपिंग। कंसेंसस मैपिंग का मतलब ये होता है कि जहाँ पे हम एक सब ग्रुप बनाते हैं, उनसे बहुत सारे आइडियाज़ को मांगते हैं, और अल्टीमेटली जब हमारे पास क्लस्टर ऑफ आइडियाज़ हो जाते हैं तो उनको एलिमिनेट कर करके हम एक फोकस्ड आइडिया जनरेट करते हैं, सॉल्यूशन जनरेट करते हैं जिसपे सभी अग्री करते हैं। Okay, so these were the techniques of group decision making. Now, what are the pitfalls or barriers of effective group decision making? तो जब हम group decision making करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या क्या बैरियर्स होते हैं किसी इफेक्टिव ग्रुप डिसीजन मेकिंग में। सबसे पहला होता है प्रोक्रेस्टिनेशन, रिप्लेसिंग हाई प्रायोरिटी टास्क विथ टास्क ऑफ लोअर प्रायोरिटी। तो अब ग्रुप डिसीजन मेकिंग में आपने जो सबसे पहले आपको सॉल्यूशन खोजना था, जो प्रायोरिटी बेसिस पे आपको सॉल्यूशन खोजना था, आप उसके अलावा लोअर प्रायोरिटी वाले सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स के लिए सॉल्यूशन खोजने लगते हो, तो वहाँ पे ग्रुप डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आती है। Second one is bolstering, reinforcing a decision by exaggerating its favorable consequences and minimizing the importance of its unfavorable consequences। मतलब कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन खोजने को कहा गया है तो आप उसके सारे के सारे फेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस पे ध्यान दे रहे हो, आप इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो कि उसके अनफेवरेबल कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या होते हैं। ओके तो आप उसके सिर्फ अच्छे अच्छे पहलू पे ध्यान दे रहे हो, उसको उसकी बहुत सारी तारीफ कर रहे हो, उस एस्पेक्ट उस ऑल्टरनेटिव को एक्सेप्ट कर रहे हो, उस डिसीजन को एक्सेप्ट कर रहे हो, और उसके जो हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तो ऐसा भी नहीं करना है, दोनों कॉन्सिक्वेंसेस को कंसिडर करना है और उसके बाद ही डिसीजन लेना है। थर्ड बैरियर, थर्ड ऐसी कौन सी प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते हो? डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो इंडिविजुअल कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर रिजल्ट्स। तो कोई भी इंडिविजुअल को हम ग्रुप में पर्टिकुलरली बोल नहीं सकते हैं कि तुम रिस्पॉन्सिबल हो इसके रिजल्ट के लिए। तो इस वजह से सभी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिनाई कर देते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, कोई गलती भी होती है तो सिर्फ मेरा नाम थोड़ी ना आएगा, सबका नाम आएगा। तो इस वजह से इस थॉट के साथ जब आप डिसीजन लेते हो तो आप अपना 100% नहीं देते हो ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, तो यहाँ पर भी आपका जो ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो इफेक्टिव नहीं हो पाता है। Then, cognitive limitations and subsequent errors. Cognitive and motivational biases can often impact group decision making. तो अगर आप मतलब कि जो आप कॉग्निटिव वे में आप सोच रहे हो या आपका जो मोटिवेशन है वो बायास्ड है, तो भी आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाओगे, किसी एक एस्पेक्ट की तरफ आप कुछ ज़्यादा ही इंक्लाइंड रहोगे। There are basically 3 types of biases.
तीन तरीके से हम पार्शियल हो जाते हैं डिसीजन लेने में, और पार्शियलिटी करने से रोक नहीं पाते हैं खुद को। क्या क्या बायसनेस होते हैं? सिन ऑफ कमीशन, मतलब कि गलत या मिसयूज करना इंफॉर्मेशन को, ठीक है, तभी हम बायस्ड हो जाते हैं। सिन ऑफ ओमिशन, द ओवरलुकिंग ऑफ यूजफुल इंफॉर्मेशन, जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको आपने देखा ही नहीं, उसको आपने इग्नोर कर दिया, ठीक है। थर्ड इज सिन ऑफ इम्प्रेसिशन, relying too heavily on historics, that is experiments which oversimplify complex decisions। तो आपने बहुत ज़्यादा complex decision को बहुत ही simple कर लिया और आप उसी पे डिपेंड हो गए, आपने सोचा ही नहीं कि ये जो complex decision है उसको simple किया गया है, अदरवाइज ये complex है, अदरवाइज ये decision बहुत ही complex है, आपने ऐसा नहीं कंसिडर किया, आप भ्रमित हो गए और आपने कॉम्प्लेक्स डिसीजन को बहुत ही सिंपल ओवर सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ ज़्यादा ही सिंपल समझ लिया और बायस्ड हो गए। तो हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि एक इफेक्टिव, एक अच्छे ग्रुप डिसीजन मेकिंग में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। प्रॉब्लम ये आ सकती है कि आपने प्रोस्क्रेस्टिनेशन कर दिया हो, आपने हाई प्रायोरिटी वाले टास्क को बाद में किया हो, लोअर प्रायोरिटी वाले टास्क को पहले कर दिया हो, या फिर आपने चीज़ों के उस पर्टिकुलर जो आपकी प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशन जब आप ऑल्टरनेटिव खोज रहे थे तो उस ऑल्टरनेटिव में सारे अच्छे अच्छे पॉइंट पे ध्यान दिया, बुरे पॉइंट पे ध्यान ही नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। फिर डिनाइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जो रिजल्ट्स आएंगे उस डिसीजन लेने से, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी उसको लेने से आपने मना कर दिया। तो इस तरीके से भी आप 100% नहीं दोगे उस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में। देन कॉग्निटिव लिमिटेशंस एंड सब्सिक्वेंट एरर्स, मतलब कि जो कॉग्निटिव एंड मोटिवेशनल बायसेस है वो है आपके मन में, जिसकी वजह से ग्रुप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं हो रहा है। अब बायसेस कितने टाइप के थे? 3 टाइप के थे, सेंस ऑफ कमीशन, सेंस ऑफ ओमिशन एंड सेंस ऑफ इम्प्रिकेशन। ओके, नाउ अगले जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, उसमें हम लिसनिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट विल बी योर लास्ट टॉपिक फॉर दिस यूनिट। आज हमने यहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग की, हमने उनको कंप्लीट किया। काफ़ी कॉम्प्लेक्स था ये, हमने एक एक टेक्निक को पढ़ा, समझा, और लास्ट में हमने बैरियर्स पढ़े, मतलब कि वो रीज़न पढ़े जिसकी वजह से जो हमारा ग्रुप डिसीजन मेकिंग है वो अच्छे से नहीं हो पाता है। ओके, so in the next video lecture we'll start from the last topic of this module. Till then, thank you class, take care.